ओके, फोर्स में बेसिकली पहले तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स आएगा. ओके, व्हाट इज force? It is a physical quantity we use to push or pull, right? ओके, इसके तुमने लास्ट क्लास में इसके लास्ट टेस्ट में कुछ पढ़ा था इसमें? लास्ट टेस्ट? हाँ, जब लास्ट टेस्ट हुआ था तुम्हारा, लास्ट टेस्ट फोर्स का ही हुआ था ना? ना, लास्ट टेस्ट मेरा साउंड का था, अभी फोर्स और वर्क पावर एनर्जी का है। अच्छा अच्छा, ओके. फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स न्यूटन। अच्छा अच्छा, एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, राइट? इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें. और सीजीएस यूनिट क्या होता है? और सीजीएस यूनिट डाइन। डाइन होता है, राइट. एक न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है? एक न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन. फोर्स जो होते हैं कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, दो तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है? आई जस्ट एक्सप्लेन. अगर फोर्स को हम डिवाइड करें तो फोर्स दो तरह के होते हैं. पहले होते हैं कांटेक्ट फोर्स, ओके, और दूसरे होते हैं नॉन कांटेक्ट. कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ओके. जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है, कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कि कांटेक्ट में आने के बाद लगते हैं, ओके. समझे क्या? जैसे कि टेंशन का फोर्स है, यहाँ पे एक बॉडी है और उसको तुम एक रस्सी से इधर खींच रहे हो, तो ये जो तुम्हारा एरिया है ये कांटेक्ट एरिया है. ये कांटेक्ट होके खींच रहे हैं तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. या फिर एक बॉडी है, उसको हम इधर से अगर धक्का दे रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है? कोई बॉडी है जो कि किसी सरफेस पे रखी हुई है, ओके. सपोज एक बॉडी है जिसका मास है m, ये किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो इस पे एक सरफेस फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ओके. ये नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स ही है. अगर ये बॉडी मान लो कि इधर की तरफ v स्पीड से मूव कर रही है, तो एक सरफेस तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स भी लगाता है, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ओके. कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स हो गए? पहला हो गया टेंशन, बाद में दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल 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 फिर फ्रिक्शनल और फ्रिक्शन. तीन कांटेक्ट फोर्स हो गए. और भी काफी कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, ओके. तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया. वैसे फोर्स जो कि एक्चुअली बॉडी के कांटेक्ट में आने से लगते हैं, ओके. दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, या नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम इसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है. कोई ऐसा फोर्स बता सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके. ये जो फोर्स होते हैं वो सपोज तुमने अगर एक मैग्नेट यहाँ पे रखा है और यहाँ पे कुछ चिप्स रखे हैं आयरन के, ओके, तो आयरन के चिप्स इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब उस पर कुछ फोर्स लगेगा. जरूरी नहीं है कि वो कांटेक्ट में आए, वो उसके और फोर्स लगाएगा, ओके. इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स में को हम जनरली फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, ओके.
फील्ड फोर्स भी बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को। ओके, फील्ड फोर्स मतलब एक फील्ड है, जैसे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, किसी भी फील्ड में अगर कोई बॉडी आती है तो उस पर फोर्स लगता है, दैट वी कॉल एज फील्ड फोर्स। ओके, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कांटेक्ट में आए, राइट। जब तुम फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो फ्लाइट से तुम काफी हाइट पे रहते हो, स्टिल तुम्हारे ऊपर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि तुम कांटेक्ट में आओ। तो ऐसे फोर्स जो कांटेक्ट में नहीं आते हुए लगते हैं उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, और वैसे फोर्स जो कांटेक्ट में आने से लगते हैं उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। वेरी सिंपल। ओके, ओके। A force is that physical cause which change or tend to change either the size, shape of a body or the state of rest or motion of a body. Force का definition है force that physical cause. Physical cause ये term important है। ओके, physical cause है एक, cause मतलब कारण। ओके, force is a physical cause which changes, जो किसी चीज को चेंज करता है या कोशिश करता है चेंज करने के लिए, उसका शेप या स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। क्या क्या चेंज करेगा? उसका शेप चेंज कर सकता है, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। मतलब अगर सपोज एक ऐसा स्फीयर है, उसमें अगर हम फोर्स लगाए तो उसको हम थोड़ा डिस्टोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये स्फीयर को ऐसा ऐसा भी बना सकते हैं फोर्स लगा के, ठीक है, अगर चारों तरफ से फोर्स लगाए तो। ओके, दिस इज वन थिंग। दूसरा तुम बोल सकते हो कि एक बॉडी है जो कि इधर मूव कर रही है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर फोर्स लगा के हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। या कोई बॉडी है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसको फोर्स लगा के हम मोशन में ला सकते हैं। ओके, तो फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड टू चेंज, मतलब चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। ओके, ऑलवेज चेंज नहीं करेगा ना। सपोज तुमने अगर दीवार पे फोर्स लगाना चालू किया तो जरूरी नहीं है कि दीवार मूव हो जाएगा या शेप चेंज हो जाएगा, राइट। बट चेंज मतलब ट्राई तो करता है चेंज होने का, राइट। दैट इज टेंस टू चेंज। दो तरह के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे जैसा मैंने बताया, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स तो ऐसे फोर्स होते हैं जो कि एक्चुअल बॉडी के कांटेक्ट में आने से लगते हैं। द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगे तभी वैसा फोर्स लगेगा, उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और इसका रिवर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, राइट। अगर तुम एरोप्लेन से जा रहे हो तो एरोप्लेन पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, वो कांटेक्ट में नहीं है। ओके, लेकिन अगर तुम बस ट्रेन से जा रहे हो या खुद चल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे तुम किसी बॉडी के कांटेक्ट में आओगे, फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। दैट फ्रिक्शन फोर्स, इसीलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बुक है, टेबल पे रखा हुआ है। जब बुक को तुम इधर की तरफ धक्का दे रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन कांटेक्ट पॉइंट के मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? हमेशा कांटेक्ट फोर्स से अपोजिट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं, कांटेक्ट पॉइंट के मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। इसका कांटेक्ट पॉइंट ये है, राइट। अच्छा, हाँ, ये इसका कांटेक्ट पॉइंट है, ये एरिया अगर हम ऐसा करें तो ये इसका कांटेक्ट पॉइंट है। जब तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो तो बुक इधर मूव करना चाहेगा, मतलब कांटेक्ट पॉइंट तुम्हारा इधर मूव करना चाहेगा, तो फोर्स अपोजिट लगेगा, ठीक है।
क्लियर है? काफी ट्रिकी क्वेश्चन रहता है ये। कांटेक्ट पॉइंट किधर की तरफ मूव कर रहा होता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम चल रहे होते तो कांटेक्ट पॉइंट किधर मूव कर रहा होता है? बैक अगर ये साइड, तुम्हारा पीछे की तरफ कांटेक्ट पीछे की पॉइंट तरफ होगा ना। तुम्हारा कांटेक्ट पॉइंट मूव करना होता है, तुम पीछे की तरफ पुश करते हो जमीन को, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। तो चलते चलते फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, और यही वो फोर्स है जो हमको चलने में हेल्प करता है। ओके, तो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन के अपोजिट लगता है। क्लियर? समझ लो, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन के अपोजिट। बोलो एक बार। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ अच्छा, कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट यहाँ ऑफ पे ये मोशन। बॉडी है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ओके। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर मूव कर रहा है? अगर ये आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, अगर तुम इधर से फोर्स एफ लगा रहे हो तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स बैक पीछे साइड होगा। लगेगा। ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन के अगेंस्ट में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्स है तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैंने बताया तुमको अभी थोड़ा देर पहले कांटेक्ट फोर्स में कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? एक कोई भी बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, जैसे कि तुम अभी सर बैठे हुए हो, चेयर पे बैठे हो या जमीन पे बैठे हो, तो तुम इधर बैठे हुए हो तो तुम्हारे ऊपर जमीन ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर फैन है, फैन ऊपर है, चल रहा है, सीलिंग के साथ कांटेक्ट में है और चल रहा है, ओके, तो फैन पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। हमेशा सरफेस अपने सामने के डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसीलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ओके, कोई भी बॉडी किसी बॉडी के किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो सरफेस उस पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाता है, और वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। लाइक अगर फ्लैट सरफेस है तो ऊपर की तरफ लगेगा। समझो कि ऐसा जिगजैग सरफेस है और तुम अगर यहाँ पे अपनी कार लेके खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, मतलब हमेशा अपोजिट परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। जब तुम यहाँ पे आ जाओगे अपनी कार लेके, ऐसा रोड होता ही है ना, तो फोर्स तुम्हारा इधर की तरफ लगने लगेगा। हमेशा सरफेस के से परपेंडिकुलर लगता है। ओके, इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। गॉट इट? ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब लगता है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहती है तो वहां पे जो फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। देखो, जैसे तुमने अपने हाथ में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हाथ में एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, हाथ में एक ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक पे हाथ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, गॉट इट? हेलो, समझ गए? हाँ, एक मिनट अंकल। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बाद आपने जो कुछ बोला वो वापस बोलना जरा।
एक मिनट के लिए आवाज बंद हो गई थी अचानक। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाथ में एक ब्लॉक लेके एक आदमी खड़ा है। ओके, हाथ में एक ब्लॉक लेके आदमी खड़ा है तो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, जिधर रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर लगता है। ओके, नीचे उसका जो लगेगा ग्रेविटी लगेगा, जो उसका वेट होगा, नीचे ग्रेविटी लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। हम धरती पे है, कहीं भी आदमी रहे उसके ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगेगा। जैसे कि अगर मान लो टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, अगर टेबल पे बुक रखा हुआ है तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी मतलब वेट, वेट मतलब मास इनटू जी बोलते हैं, एमजी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ लग रहा है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इसीलिए बुक नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि वेट ऊपर के, वेट लग रहा है नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। ओके, फैन के केस में, अगर फैन के केस में अगर देखोगे तो फैन के केस में तो नीचे वो तो सीलिंग के साथ वेट भी नीचे ही लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे लग रहा है। ये रॉड में जो है वो रॉड उसको दोनों को बैलेंस किया हुआ है। ओके, इसीलिए अगर सपोज तुम किसी बॉडी को लेके जा रहे हो तो उसको अगर हाथ पे रख के ऊपर, हाथ के ऊपर रख के लेके जाओगे तो ज्यादा तुमको कम फोर्स लगेगा, और टांग के ले जाओगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि उस केस में नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्स है तुम्हारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स लगता है जब तुम किसी स्प्रिंग की हेल्प से किसी बॉडी को पुल करते हो। ठीक है, स्प्रिंग से तुम पुल ही कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते हो ना। स्प्रिंग से पुश कर सकते हो। पुल कर सकते हैं, पर उसको पुश ना, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। पुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम एक स्प्रिंग से इधर एक एफ फोर्स लगाते हो तो पूरा रस्सी टाइट हो जाता है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स का ऐसा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सपोज कि एक टग ऑफ वॉर का गेम हो रहा है, इधर एक टीम एफ फोर्स लगा रही है और इधर एक टीम एफ फोर्स लगा रही है। ये टीम अगर इधर एफ फोर्स लगा रही है तो ये टीम पे इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा, लेकिन ये टीम पे इधर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा। ओके, इसलिए टेंशन फोर्स को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है, हमेशा पुलिंग के डायरेक्शन में लगेगा, जिधर की तरफ पुल कर रहे हो हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अगर मान लो कि ये पुली है एक, ओके, पुली है और पुली पे ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है और इधर भी एक ब्लॉक टंगा हुआ है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस ब्लॉक पे भी टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। हमेशा टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है। ओके, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स और ये हमेशा पुलिंग के डायरेक्शन में ही लगेगा। इन द एग्जांपल एक ब्लॉक है जिसको हैंग किया हुआ है, इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये रोप जो है उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ओके, तो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है तो टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। ओके, तो टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ओके, हाँ, ओके। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी एक पुलिंग फोर्स ही है। ठीक है, स्प्रिंग पता है तुम्हें? हाँ, ये ऐसा स्प्रिंग होता है, राइट, वेइंग मशीन में यूज होता है, कभी कभी पेन में भी यूज होता है। स्प्रिंग एक कांस्टेंट टेंशन देने के लिए, किसी भी चीज को अगर कांस्टेंट टेंशन देना है तो उसको हम स्प्रिंग यूज करते हैं। बट स्प्रिंग में और स्प्रिंग में एक डिफरेंस है। स्प्रिंग तुमको पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। ठीक है, मान लो कि ये दोनों ब्लॉक को तुम एक दूसरे के तरफ ले गए तो स्प्रिंग इनको पीछे की तरफ पुश करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ब्लॉक को अगर पीछे की तरफ ऐसे खींच रहे हो
तो स्प्रिंग इनको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। ओके, तो स्प्रिंग में जरूरी नहीं है कि केवल पुलिंग फोर्स ही लगे, इसमें पुश फोर्स भी लग सकता है, पुश और पुल दोनों लग सकते हैं। ओके, तो ये जो फोर्स होता है जो कि एक स्प्रिंग के कारण लगता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ओके, सी यहाँ पे पहले केस में क्या हुआ है, पहले केस में तो नॉर्मल है, पर पहला केस बी नॉर्मल वाला है, दूसरे केस में कंप्रेस किया हुआ है। तो कंप्रेस किया हुआ है तो स्प्रिंग इनको पीछे के तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, दोनों ब्लॉक को। और दूसरे केस में जब खींचा गया है, जब स्ट्रेच किया हुआ है तो स्प्रिंग अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो हमेशा स्प्रिंग के डायरेक्शन, मतलब स्प्रिंग अगर एक्सटेंड हो रहा है तो अपने तरफ नॉर्मल होने की कोशिश करता है। स्प्रिंग फोर्स जो है हमेशा अपने नॉर्मल स्टेट की तरफ फोर्स लगाता है। ओके, मतलब खींचेंगे तो अपने को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, जब जब प्रेस करेंगे तो अपने को वापस एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोलिजन का जो फोर्स होता है, जब कोलिजन मतलब टकराना, जब दो बॉडी टकराती है। ओके, एक बॉडी है जो इधर की तरफ जा रही है, दूसरी बॉडी है जो इधर की तरफ जा रही है। जब दोनों एक टाइम आएगा कि दोनों टकराएंगे, तो जब टकराते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, काफी इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है ये। ओके, इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। इम्पल्स, बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब जैसे तुम किसी ने क्रिकेट में किसी ने बॉल फेंका और उसको हिट किया बैट से, इंस्टेंटली बॉल को डायरेक्शन चेंज कर देता है, इंस्टेंटली बॉल पे फोर्स लगाता है। राइट, तो मतलब मेजर भी नहीं कर सकते कि बॉल कितने देर के लिए बैट से टकराई थी। ओके, मतलब एकदम इंस्टेंटली, बहुत छोटे टाइम के लिए बॉल जो है वो बैट से टकराई और डायरेक्शन चेंज कर लिया। ओके, तो ऐसे फोर्स को जिसमें कि इंस्टेंटली कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कोलिजन के केस में भी ऐसा होता है, दो बॉल्स अगर अगर मान लो कि दो ग्लास के बॉल है, कंचा होता है ना, कंचा, अगर वो दोनों टकराते हैं तो टकरा के इमीडिएटली सेपरेट हो जाते हैं, तो एकदम इंस्टेंटली एक फोर्स लगता है, इसको हम कोलिजन फोर्स भी बोलते हैं। वैसे इसको हम फिजिक्स के टर्म में इम्पल्स बोलते हैं, जो कि एकदम कम समय के लिए कोई बड़ा फोर्स लगता है तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ओके, सी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बॉडी ए है और बॉडी बी है, बॉडी ए इधर की तरफ जा रहा है, बॉडी बी इधर की तरफ आ रहा है। ओके, जब दोनों टकराते हैं तो एफ ए बी और एफ बी ए दिया हुआ है। एफ ए बी, एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए के ऊपर फोर्स बी के द्वारा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, और एफ बी ए है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी के ऊपर फोर्स ए के कारण। ओके, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ओके, और ऑलमोस्ट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो ऐसे फोर्स को हम कोलिजन फोर्स बोलते हैं। ओके, कोलिजन होता है तो इंस्टेंटली दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। गॉट इट? ओके, तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन फोर्स। नेक्स्ट अभी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज है। ओके, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने बताया था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जो कि बिना कांटेक्ट में आए किसी बॉडी के ऊपर लगता है, उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स। मोस्टली ये फील्ड फोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम नॉन कांटेक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। फील्ड होता है
एक हर एक चीज का एक फील्ड होता है। लाइक अगर अर्थ है, ओके, तो लोग मैं बताता हूँ, अर्थ है तो अर्थ का एक रेंज है कि अर्थ इतना दूर के अंदर में आने वाले हर बॉडी को अपने तरफ खींच लेगी, ठीक है। मतलब अर्थ ने अपना एक इधर फील्ड बिछाया हुआ है एकदम, मतलब इतने दूर के अंदर में जो भी बॉडी आएगी उसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ओके। इसके बाहर चली जाएगी तो अर्थ कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसके बाहर अगर चली गई तो अर्थ कुछ नहीं कर पाएगी, बट इतने दूर के अंदर में जो आएगी बॉडी उसको, जैसे एक मकड़ी का जाल आप बुनते हैं ना, मकड़ी का जाल मतलब इतना रेंज में एक कर देता है, ठीक है। एक मकड़ी का जाल होता है, वो क्या करता है, मकड़ा ऐसे जाल बुन देता है कि इसके रेंज में कोई भी अगर इंसेक्ट्स आया तो वो फंस जाएगा, ओके। सेम वे हर एक बॉडी जो है एक फील्ड जनरेट कर देती है कि इसके रेंज में कुछ आया तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। एक मैग्नेट का भी ऐसा ही केस होता है। मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ओके। ये एक सर्टेन रेंज के अंदर में अगर आयरन का कोई टुकड़ा आया तो वो खींच लेगा अपने तरफ, राइट। तो ये इसको, इसने भी अपने तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा जाल बनाया हुआ है, इतने रेंज के अंदर में कोई आया तो उसको अट्रैक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ। वैसे ही चार्ज का भी रहता है। अगर एक चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज है क्यू, तो वो भी अपना एक फील्ड बना के रखता है। इतने के अंदर में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ओके। इसके अंदर में कोई अगर दूसरा चार्ज आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। एक मतलब आया तो अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं आया फिर भी वो फील्ड तो है ही, ठीक है। जैसे मैग्नेट के केस में फील्ड तो है ही, अगर कोई आयरन पार्टिकल आया तो अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आयरन पार्टिकल नहीं आया तो फील्ड नहीं है, फील्ड तो है ही। ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के इस रेंज में अगर कुछ बॉडी आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये फील्ड हमेशा जनरेट करके रखता है, ओके। तो ऐसे फोर्स जो बिना कांटेक्ट के लगते हैं उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला एग्जांपल है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ के, अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी बॉडी पे उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, समझे। या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। वैसे हर बॉडी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, हर एक बॉडी जो भी दुनिया में बॉडी है सब एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करती है, ओके। जिस भी बॉडी में मास है वो एक फोर्स तो लगाती ही है, ओके। पर अगर अगर समझो आपने भी बोला कि जो जो कोई भी चीज में मास है वो एक फोर्स लगाती है, हाँ तो फिर मतलब कोई भी बॉडी हो सकती है, मतलब वो कोई क्रीचर भी हो सकता है, क्या क्या? मतलब वो कोई एक क्रीचर भी हो सकता है। हाँ, सारी बॉडीज फोर्स लगाती है, बट वो फोर्स इतना कम रहता है कि पता नहीं चलता है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी कम रहता है। मतलब हर एक बॉडी, इवन छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाता ही है। ओके। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो अंकल वो फ्री फॉल और फ्री फॉल जैसे जो चीज होती है ना, हाँ, तो वो क्या वो इसमें अप्लाई होगी, मतलब फ्री फॉल भी इसकी वजह से होता है, क्या कहते हैं, फ्री फॉल ग्रेविटेशनल तो फोर्स की वजह फोर्स से। ऑफ ग्रेविटेशन कारण नहीं होता है। सी हर एक बॉडी एक फोर्स तो लगाती है, बट वो फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी कम रहता है।
तो पता नहीं चलता है, ठीक है। अब लाइक तुम अगर टेबल चेयर पे बैठे हो तो चेयर भी तुम्हारे तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तुम भी चेयर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, बट वो फोर्स का अमाउंट इतना कम रहता है कि तुमको पता नहीं चलेगा कोई एक्चुअली फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अर्थ इतना ज्यादा बड़ा है कि उसका फोर्स इतना अमाउंट में रहता है कि अपने को पता चल रहा है कि अपने को अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है। जब तुम जंप करते हो, ऊपर जाने की कोशिश करते हो, तो अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, ओके। या फिर अगर ऐसा एक टेबल के ऊपर अगर तुमने कुछ राउंड कॉइन्स रखे हैं, टेबल को थोड़ा टिल्ट करोगे तो कॉइन नीचे की तरफ स्लाइड होंगे, मतलब कोई फोर्स तो है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ओके। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो बॉडी जिसके अंदर मास हो उसमें लगता है। इवन अर्थ और इंसान के बीच में भी जो अर्थ के ऊपर बॉडीज है उसके बीच में भी फोर्स लगता है, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ओके। सेम चार्ज रहेंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, कॉम्ब वगैरह को अगर तुम हेयर में एक बार रब करके उसको पेपर, लाइट पेपर के ऊपर ले जाओगे तो पेपर को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो चार्ज फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बेसिकली जब कॉम्ब को तुम रगड़ रहे होते हो हेयर में तो उसके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो जाता है, और वो चार्ज जो है वो खींचता है अपने तरफ किसी भी पार्टिकल को, ओके। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया, एक बार मैग्नेट जैसा होता है, वो आयरन चिप्स के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है चीजों को, ठीक है, हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट ही करता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रिपल्सिव भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। अगर अपोजिट पोल रहेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज रहेगा या सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेंगे। The magnitude of non-contact forces on two body depend on the distance of separation. जितनी बॉडी दूर रहेगी उतना कम फोर्स लगेगा, ओके। दो बॉडी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स जो रहते हैं, सपोज ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, और सपोज ये एक बॉडी है, ये नजदीक है और ये दूर है, तो जो बॉडी दूर होती है उसके ऊपर कम फोर्स लगता है, जो बॉडी नजदीक होती है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगता है, ओके। मतलब जो फोर्स होता है एक्चुअली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। r² मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। ग्रेविटेशन के केस में ऐसा होता है, ओके। इवन चार्ज के केस में भी ऐसा ही होता है, जितनी दूर बॉडी रहेगी उतना कम फोर्स लगेगा, जितनी नजदीक रहेगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ओके। समझे? Effects of forces. A force can be produced the following two main effects. It can change the state of rest or motion, ठीक है, और साइज और शेप चेंज कर सकता है, राइट। फोर्स किसी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ओके। एक बॉल ऐसे रखा हुआ है, उसको तुम किक मार के मतलब उसको फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकते हो, या कुछ बॉडी है जो मोशन में है उसको तुम लाइक फैन है, फैन को तुम फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। मतलब मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हो, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हो, मोशन में है स्लो है तो उसको फास्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी बॉडी का शेप साइज भी चेंज कर सकते हो। किस बॉडी का शेप साइज चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के? एक एग्जांपल देके बताओ।
कौन सी बॉडी हो जाती है? शेप शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएगा अगर अपन उसके फोर्स लगेंगे तो। हाँ, हम्म, बताओ कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका तुम शेप चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के? शेप हाँ शेप ना। हाँ, पता नहीं। कोई बॉडी नहीं है जिसका शेप चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के। बहुत सारी है पर जैसे कौन तुम्हारे सी घर है? में सोफा है, सोफा ऐसा रखा हुआ है, हम्म जब तुम उसके ऊपर बैठते हो तो सोफा थोड़ा सा नीचे आ जाता है, राइट? हम्म तो तुमने उसका शेप चेंज कर दिया ना। पहले सोफा ऐसा था, तुमने जब उसके हम्म ऊपर फोर्स लगाया तो सोफा थोड़ा सा टिल्ट हो गया नीचे की तरफ। ओके, तुमने मतलब फोर्स थोड़ा लगाया सा तो उसका। हाँ माइनर डिफरेंस भी है उसको भी उसको हाँ, उसका शेप कंसीडर मिलेगा। करेंगे ना, राइट? ओके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फोम है या कुछ रबड़ रहता है, हाँ, इलास्टिक हम्म रहता है बॉडी, उसको तुम खींच के उसका शेप चेंज कर सकते हो। हम्म फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। स्टॉप कर सकता है या उसको मोशन में है तो और स्पीड कर सकता है, ठीक है? हम्म जस्ट ये सब एग्जांपल्स है, विल सी लेटर। ऐसा एग्जांपल मोस्टली इजी एग्जांपल ही रहते हैं। Can force can change the size and shape of a body when a force is applied on a non-rigid body which is not free to move. It can either the shape or size of a body. ऐसे स्प्रिंग का भी तो फोर्स लगा के शेप चेंज कर सकते हैं ना। हम्म एक एग्जांपल हो गया स्प्रिंग का, इलास्टिक बॉडी है या फिर हम्म बहुत सारा है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत जरूरी चीज है। न्यूटन ने 3 लॉ लॉ बनाए थे। हाँ, हाँ, न्यूटन ने 3 लॉ बनाए एक एप्पल से पे गिरने की वजह से। क्या क्या? न्यूटन न्यूटन ने 3 लॉ बनाए मोशन हाँ के हाँ, क्योंकि उसके शेप पे एक एप्पल गिर गया। नहीं नहीं नहीं, वो एप्पल जो गिरा वो अलग लॉ है, ये अलग लॉ है, न्यूटन्स लॉ हम्म, ऑफ मोशन है। वो जो एप्पल की वजह से जो लॉ बना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ है, ठीक है? ये बहुत सारे न्यूटन ने बनाए। पहला लॉ जो है मोशन का कौन सा है, एक बार पहला रीड लॉ, करो। a body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. राइट, पहला लॉ है कि बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक हम्म बॉडी है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट, दो चीजें है यहाँ पे, एक स्टेट ऑफ रेस्ट हम्म और एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? स्टेट ऑफ हम्म रेस्ट तो समझ में आता है, राइट? हम्म स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कोई बॉडी ऐसा रखी हुई है, जस्ट अगर रखी हुई है तो रखी हुई ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। ओके, हम्म अपने आप मूव नहीं करना चालू कर देगी। हम्म ओके, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और दूसरा लॉ है हम्म कि अगर कोई दूसरा। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक बॉडी है जो कि एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट हम्म वेलोसिटी से जा रही है। ओके, हम्म हम्म अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाती रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रही है, मतलब उसका ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना स्पीड चेंज हो रहा है। ओके, हम्म तो उसको उस मोशन को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? ऐसा मोशन जिसमें कि वो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा हो ना उसका स्पीड चेंज हो रहा हो। ओके, हम्म तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पे वो रेस्ट में ही रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई उसके एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक वो वैसे ही रहेगी। ओके,
इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं। ओके, ये लॉ याद होना जरूरी है। ओके, तो इस लॉ में इतना क्या खास बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब स्टेट को बोलते हैं मोस्टली। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूव हो रही है तो मूव होती हुई रहेगी, मतलब अपने इनर्शिया में ही रहेगी। ठीक है, इनर्शिया मतलब स्टेट बोल सकते हो। अगर मोशन में है तो मोशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में। तो ऐसे इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि बॉडी का इनर्शिया जो है वो चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। यही इस लॉ में बताता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब स्टेट बोल सकते हैं, हिंदी में इसको जड़त्व बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। ये पढ़ो तो एक बार, पढ़ के एक बार ये लॉ लिखो तो नोटबुक पे। हाँ, सेकेंड लॉ पढ़ ऑफ, के, हाँ सेकेंड लॉ के वो पढ़ो और लिखो नोटबुक में। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and this change in momentum and takes place in the direction of the applied force। हो गया? हाँ, हो गया। क्या लिखा तुमने? सेकेंड, न्यूटन का सेकेंड लॉ। हाँ, क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and this change in the momentum, um, this change in the momentum takes place in the direction of the applied force। इससे क्या समझे तुम? इससे वो इतना पता चला कि momentum of body is directly proportional to the force applied, it force applied पे or upon, and this change in momentum takes place। मेरे को पहले इट तक समझ आया, फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एंड दिस चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब नहीं समझा। ओके, चलो मैं बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ The rate मोमेंटम of change of momentum in body is directly proportional to applied force। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तुम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है पी, पी इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा पी मोमेंटम, बाई डेल्टा टी, डेल्टा रेट पी ऑफ बाई चेंज ऑफ डेल्टा। मोमेंटम, राइट। पर डेल्टा, डेल्टा क्यों डालना पड़ रहा है? मेरे को डेल्टा डेल्टा नहीं मतलब समझा। चेंज, जहां भी डेल्टा है इसका मतलब चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज।
ओके। अगर तुम अपने घर से रेलवे स्टेशन जाते हो 2 घंटे में, ठीक है, और तुम्हारे घर से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा? तो हम क्या निकालेंगे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ओके, मतलब डेल्टा चेंज डेल्टा बताता मतलब है। चेंज होता है, ठीक है। ओके। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, हम्म रेट ऑफ चेंज किसका? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? कभी सुना है रेट ऑफ चेंज करके कोई स्टेटमेंट? किसी कोई चीज का रेट चेंज हो रहा होगा। रेट चेंज होगा मतलब, रेट मतलब प्राइस नहीं, उसका चेंज होने का रेट, ठीक है। जैसे कि अगर तुम अपने घर से निकल रहे हो, 10 मिनट में तुम पहुंचे 1 किलोमीटर, 20 मिनट में पहुंचे 2 किलोमीटर, 30 मिनट में पहुंचे 3 किलोमीटर, 40 मिनट में पहुंचे 4 किलोमीटर, तो तुम्हारे घर से दूरी जो डिस्टेंस है वो डी का चेंज होने का रेट क्या है? 10 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर मिनट, हम्म सॉरी पर 10 मिनट। 10 मिनट हम्म में 1 किलोमीटर जा रहे हो ना, हम्म 1 किलोमीटर पर 10 मिनट, या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 6 किलोमीटर पर आवर। हम्म ओके। रेट ओके। ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी के बॉडी के चेंज होने का रेट, किसी चीज के चेंज होने का रेट को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। हम्म समझे? हाँ। किसी बॉडी के चेंज होने के रेट को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ओके, तो रेट ऑफ वैसे ही यहाँ पे चेंज होता है। मोमेंटम के चेंज होने के रेट को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। हाँ बोलो। वो रेट ऑफ चेंज कौन कौन से इसका होता है? मतलब अभी ये इधर हमने मोमेंटम का सीखा, हाँ हाँ, बाद में और किस किस का होगा? मतलब किसी रेट ऑफ का हो चेंज तो सकता है, बहुत। चेंज होने का रेट कुछ किसी चीज का भी हो सकता है। लाइक अगर तुम मतलब सर्दी से गर्मी आ जाती है, राइट? हम्म अगर सर्दी से गर्मी आई, पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री, और फिर 1 महीने के बाद टेम्परेचर चला गया 40 डिग्री, तो तुम क्या बोलोगे? 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 30 दिन में चला गया, राइट? हम्म इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कितने दिन में जा रहा है? 1 डिग्री टेम्परेचर 2 दिन में जा रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज हम्म ऑफ टेम्परेचर हो गया। अच्छा। ओके। हम्म हम्म तो किसी भी चीज के रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का निकाल सकते हो। हम्म जरूरी नहीं है कि केवल मोमेंटम ही हो या केवल डिस्टेंस ही हो। ओके। हाँ। जैसे तुम सवेरे नहाने जाते हो, नल चालू कर देते हो और उसके नीचे बकेट रख देते हो, ओके, तो हम्म नल से बकेट में पानी गिरता है, पानी का लेयर ऊपर बढ़ते रहता है, राइट? हम्म तो, तो पानी का लेवल का भी रेट चेंज होता है ना, पहले यहाँ था, अभी यहाँ चला गया। हाँ, अगर हाँ। तुम्हारा बकेट भरने में 10 मिनट लगता है और तुम्हारा बकेट का लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो तुम क्या बोलोगे कि 5 सेंटीमीटर जो है पर मिनट भर रहा है। हम्म ये तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ बकेट, लेवल ऑफ वाटर हो गया बकेट भरने में। ओके। तो रेट ऑफ हम्म चेंज कुछ भी हो सकता है, ओके। ठीक है। हम्म हम्म। तो वैसा बोलता है फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो,
तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। ओके, और जो उसका मोमेंटम चेंज होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब इसका मोमेंटम जो है वो इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। ऐसा नहीं कि बॉडी पे तुम फोर्स लगा रहे हो इधर के तरफ और बॉडी चली जाए इधर के तरफ, वैसा नहीं होगा। तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज होगा नहीं, मतलब किसी बॉडी का वेलोसिटी जो चेंज होगा वो उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर तुम फोर्स इधर से लगा रहे हो तो बॉडी की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, ऐसा नहीं बॉडी इधर जाने लगेगी। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the direction of the rate of change of momentum is in the direction of applied force। मतलब जिधर तुम फोर्स लगाओगे उधर ही तुम्हारा मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि वेलोसिटी चेंज। ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है, समझे क्या? तो मास चेंज होता नहीं है तो एक ही चीज चेंज होता है, दैट इज वेलोसिटी। मतलब जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही वेलोसिटी चेंज होगा। गॉट इट? ओके, क्लियर हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलो, क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक मिनट, मैं जरा नोटबुक खोल लूं क्योंकि मैंने बंद कर दी थी। हाँ, the rate of change of momentum एक मिनट, एक तो मेरा नेटवर्क भी पूरा हो रहा है। हाँ, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and this change in the momentum and takes place in the direction of the applied force। एक बार थोड़ा ऐसा समझ गए हो तो अपने लैंग्वेज में बोलो, तो डेफिनेशन के लैंग्वेज में नहीं, अपने लैंग्वेज में बोलो। मतलब the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body, and the change of the momentum takes place in the direction of the applied force. That is, F is directly proportional to delta P upon delta T. Okay. तो यहाँ पे दिया भी हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब साइन ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, ये होता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। समझे? हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ये साइन होता है, मैंने पहले ही बताया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और पी क्या होता है? पी मोमेंटम होता है, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये है तुम्हारा। और जो डायरेक्ट दो चीजें है यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड है, चेंज होने का रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, और उसका डायरेक्शन जो होगा उसी डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है। ठीक है, तुम कुर्सी को धक्का दे रहे हो मतलब कुर्सी पे फोर्स लगा रहे हो। ओके, तो कुर्सी पे फोर्स लगा रहे हो तो कुर्सी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तुम ऐसा नहीं तुम कुर्सी को स्टडी टेबल की तरफ खींच रहे हो, कुर्सी तुम्हारा चली जाएगी दरवाजे की तरफ। ठीक है,
समझे? मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v, द लीनियर मोमेंटम इज गिवन इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल टू mv होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर और स्केलर पता है तुम्हें? हाँ अभी पता है, अपने हमने पिछली बार हमने है ना किया था। हाँ, डाइपोल वेक्टर। पढ़ते समय हमने किया था, राइट? हाँ वेक्टर हाँ, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड हो। राइट। और मतलब स्केलर में सिर्फ मोमेंटम जो है मैग्नीट्यूड। उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें दोनों चीजें मेंशन की हुई है। पहला मेंशन किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब मोमेंटम उधर ही चेंज होगा। मोमेंटम में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। डायरेक्शन का क्या? तो डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगेगा। ओके, तो P इक्वल टू एम वी हो गया, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा एम वी हो गया। यहाँ से तुम्हारा अगर डेल्टा V बाई डेल्टा T को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो यही से तुम्हारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, ठीक है। ओके, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इन शॉर्ट अभी इतना ज्यादा तुम डीप में नहीं जाओ, बट इतना समझ लो कि न्यूटन सेकेंड लॉ से पता चलता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आया? क्योंकि हमको पता है फोर्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। इक्विलिटी लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, तो फोर्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ओके, P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। हाँ तो इसकी मतलब जगह हम एमवी डेल्टा डाल सकते हैं। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा। मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा, मास भी चेंज होता है, बट अभी अपने को अभी तक के स्कोप में ऐसा नहीं पढ़ना है। अभी तक तुम ऐसा मान के ओके चलो कि मास चेंज नहीं होता है। ओके, ओके ठीक है। तो डेल्टा P इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी होता है। अगर हम यहाँ पे रख दें तो F इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, मतलब F इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से अपने को मिलता है एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके ओके, कैसे आया पता चला? हाँ ओके, मतलब आखिर में है ना डेल्टा पूरा एक्सीलरेशन का ही झोलमाल है। इतना ही है इसमें तुम्हारा फोर्स में, ज्यादा नहीं है मुझे लगता ये है। असलियत में अंकल, ये असलियत में हाँ मेरे को लग रहा है पिछले साल की बुक है, क्योंकि हमको पिछले साल न्यूटन के 3 लॉ थे। इस साल की बुक में तो अलग ही है। हाँ, ठीक है ना। अगर कुछ अलग, एक बार बुक चेक कर लो, उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो देखते हैं। ये सीजीएस यूनिट ठीक टू है। एसआई यूनिट वही है जब शुरू में हमने बात हाँ किया ये था। वही है। 1 न्यूटन हाँ इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, हाँ ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ओके, हम्म इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी अभी बात करते हैं इसके बारे में। हम्म बाकी और कुछ नहीं है क्या इसमें? और कुछ नहीं दिख हम्म, रहा है। ठीक है, एक बार बुक चेक करो, उसमें कुछ है क्या ठीक एक्स्ट्रा है। और फोर्स वाले चैप्टर में? इसमें तो अभी ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन है, टर्निंग फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आगे है टॉर्क इसमें मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। हाँ ओके यही है, ओके, वही पूछ हाँ रही थी। ठीक है। उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हुए हैं। हम्म
हाँ करो, न्यूमेरिकल सेंड कर देना, न्यूमेरिकल करने में मजा हाँ मैं आती है। न्यूमेरिकल सेंड कर देता हूँ, और ठीक है फिर मैं अभी क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ और वो न्यूमेरिकल सेंड कर देता हूँ, तो तुम मुझे वो ठीक है, सॉल्व करके दे देना, ठीक है? ठीक है। तो फिर हम आगे का चालू करेंगे। अभी मैं आपको सेंड करके दे देता हूँ। ठीक है, अंकल सेंड कर दे दो, हाँ बाय। हाँ मैं सेंड कर देता हूँ, अभी इमीडिएटली सेंड कर देता हूँ। बाय। ओके बाय।